नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें हमको पढ़ना है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। और इन अवस्थाओं की विशेषताओं के साथ साथ अवस्था परिवर्तन और बहुत कुछ इसमें हमको पढ़ना है। तो दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो पदार्थ का दो नाम है, एक पदार्थ और दूसरा द्रव्य। तो दोनों एक ही चीज़ है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो पदार्थ क्या होता है? तो संसार में सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। यानी कि पदार्थ क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वह जिस सामग्री से बनी होती हैं उन्हें हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि जल, वायु, पेड़ पौधे, धातु, ये सब जितने भी हैं ये सब पदार्थ या द्रव्य हैं, क्योंकि इनसे जो है अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कि धातु ले लेते हैं तो धातु में लोहे से अलग अलग औजार सामग्री बनाया जाता है। उसका सोना से गहने आभूषण बनाए जाते हैं। जल से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। लकड़ी से अलग अलग फर्नीचर बनाई जाती हैं। तो यानी कि इस संसार में वस्तुएं जिस सामग्री से बनाई जाती हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर आप पदार्थ की एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि पदार्थ वह अवयव है जिसमें आयतन व द्रव्यमान होता है। जैसे कि देखो, अभी हमने जिन भी चीज़ों की बात की, जैसे कि पेड़ पौधे, जल, वायु, धातु, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं और इन सब का अपना आयतन है और द्रव्यमान है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि आयतन और द्रव्यमान क्या होता है। तो आयतन क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान हम आयतन कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे हम आयतन कहते हैं। और द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु में उपस्थित जो द्रव्य की वास्तविक मात्रा होती है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पदार्थ क्या है। यानी कि पदार्थ की परिभाषा आप किस प्रकार से दे सकते हैं। तो पदार्थ वह अवयव है जिसमें आयतन व द्रव्यमान होता है। आयतन क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। और द्रव्यमान क्या है? किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा। तो अब चलिए चलते हैं, हम अब जानते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो दोस्तों, पदार्थ के भौतिक में हमको तीन बातों का ध्यान रखना है, तीन पॉइंट्स को याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है या पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, तो इसमें आपको लिखना है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वह कणों से मिलकर बना है। यानी कोई भी पदार्थ जो भी होता है वह कणों से मिलकर बना होता है। और ये पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें खुली आंखों से देखना असंभव है। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप में क्या है कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और ये कण जो हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो ये हो गया पदार्थ का भौतिक स्वरूप है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। एक बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अब जो पदार्थ हो, जितने भी पदार्थ होते हैं जैसे कि पेड़ पौधे, जल, वायु, धातु, ये सब जितने भी पदार्थ हैं ये सब जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। अब हम आगे देखते हैं ये जो पदार्थ के कण होते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनके बारे में चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं। यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके अभिलाक्षणिक गुणधर्म यानी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी पहली विशेषता या पहला गुण यह है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक गिलास पानी है। अब एक गिलास पानी है, अब आप इसमें 2-3 चम्मच नमक या चीनी घोल दें। तो देखिए, जब आप इसमें 2-3 चम्मच नमक या चीनी घोलते हैं तो क्या होता है? यह नमक या चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, पूरा समावेशित हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो जब पानी के जो कण होते हैं दोस्तों उनके बीच में खाली स्थान होता है और जब इसी पानी में हम नमक या चीनी को डालते हैं, 2-3 चम्मच नमक या चीनी डालते हैं, तो जो चीनी के कण होते हैं, नमक के जो कण होते हैं वह पानी के कणों के बीच में समावेशित हो जाते हैं, क्योंकि पानी के कणों के बीच में खाली स्थान होता है और इसी खाली स्थान में चीनी या नमक समावेशित होकर के घुल जाता है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चल जाता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है। अब चलिए पदार्थ के कणों के दूसरे प्रॉपर्टी को यानी दूसरे गुणधर्म को देखते हैं, जान लेते हैं। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म में
जो दूसरा गुणधर्म है वह यह है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वे लगातार गतिशील होते हैं, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वे लगातार गति करते रहते हैं। अब आइए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गिलास वाटर है, यानी कि एक गिलास पानी है। अब आप इसमें 2 बूंद स्याही डाल दें, यानी गिलास को एकदम कुछ भी जरा सा भी नहीं हिलाएं, बस गिलास को ऐसे पूरे पानी भर के रख दें। फिर उसके बाद इसमें 2 बूंद स्याही डाल दें। फिर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में पूरा स्याही पूरे गिलास में फैल जाता है और पूरा गिलास जो है रंगीन हो जाता है। यानी कि जब हम स्याही की 2 बूंद जल में डालते हैं तो स्याही जो है पूरे गिलास में फैल करके पानी को रंगीन कर देता है। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वे निरंतर गतिशील होते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। यदि आपके पास एक गिलास पानी है और आप इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण जो है थोड़ा सा इसमें यदि डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, तो क्या होता है, ये पूरे पानी में फैल जाता है और पूरे पानी में फैल करके पूरे पानी को रंगीन कर देता है। तो यहाँ से आप यह जान सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वे गतिशील होते हैं, वे लगातार गति करते हैं, अर्थात पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यानी कि यदि हम तापमान को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यदि तापमान को घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा घटेगी। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वे लगातार गति करते हैं और इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तापमान घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक पॉइंट तो नोटिस किया कि जब हमने 2 पदार्थों को एक दूसरे में रख दिया तो ये एक दूसरे में अपने आप मिक्स हो गए। जैसे कि यहाँ पे हमने स्याही को और पानी को एक दूसरे में रख दिया तो अपने आप पूरे पानी में मिक्स हो गया, अवरुद्ध के बिना किसी बाहरी कुछ किए। तो यहाँ पे जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला तो बिना किसी बाहरी क्रियाकलाप के ये दोनों आपस में मिक्स हो गए। तो यहाँ पे एक बात और आती है, यहाँ पे आती है विसरण। तो विसरण क्या होता है, जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में स्वतः मिलते हैं तो उसे हम विसरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्याही और पानी आपस में स्वतः मिक्स हुआ और दोनों अलग अलग पदार्थ है तो यहाँ पे विसरण हुआ। और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट और यहाँ पे पानी दोनों आपस में स्वतः मिक्स हुए, यानी इसमें किसी भी बाहरी क्रियाकलाप की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही ये दोनों मिक्स हो गए। तो इसको हम कहेंगे विसरण। तो विसरण क्या है, विसरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 अलग अलग पदार्थ आपस में स्वतः मिलते हैं। तो ये तो हो गई पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म में दूसरा गुण, पदार्थ के जो कण होते हैं लगातार गति करते रहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों चलिए हम देखते हैं तीसरा गुणधर्म क्या। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म में तीसरा गुणधर्म यह है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को खींचते हैं या फिर आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको भी चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यदि आप एक टोटी के पास जाएंगे, यानी कि जहाँ पर आपका नल का या टोटी का पानी गिरता होगा वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे से टोटी को चालू कर लीजिए और पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे आप बीच में अपनी उंगली को लगाएं और उंगली को लगा करके पानी को 2 अलग अलग धाराओं में बांट दें। पानी को 2 अलग अलग धाराओं में बांट दें अपनी उंगली लगा करके बीच में। फिर आप देखेंगे जैसे ही आपकी उंगली को जल लागता है फिर उसके बाद आगे आ करके पानी जो है फिर से एक धारा में बन जाता है, 2 धारा से फिर एक धारा में हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इससे पता चल जाता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वे एक दूसरे को खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हमने पानी को 2 धाराओं में बांटा फिर एक दूसरे को जब ये आकर्षित करेंगे तो एक दूसरे को खींच करके फिर से एक धारा में बन जाएंगे। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कि यदि आप एक थाली में पानी ले लें, फिर आप इसको उंगली से या फिर किसी हाथ से या कुछ किसी से भी चीज़ से इसको मार करके 2 अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास करें। जैसे आप किसी भी चीज़ को बीच में रखेंगे तो पानी 2 भाग में बट जाएगा, लेकिन जैसे इसको हटाएंगे तो फिर से पानी एक में हो जाएगा, पूरा एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक बात पता चल जाती है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि ये इसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ, इसी प्रकार से हर कोई पदार्थ एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्योंकि अब ये पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक बल पाया जाता है। ये जो खींचने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल, इसे कहते हैं अंतरा आणविक बल। तो यानी कि अभी आपसे कोई पूछे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को
किस बल से आकर्षित करते हैं, यानी उस बल को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अंतरा आणविक बल। तो आपको ये 3 बात याद रखनी है, ये 3 गुणधर्म आपको याद रखना है। पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। ये पदार्थ के 3 गुणधर्म हो गए। अब तक हमने पदार्थ के गुणधर्म और पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलिए जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों पदार्थ की जो मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था और तीसरी है गैस अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं पदार्थ के कणों की अरेंजमेंट के आधार पर होती हैं, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। और दोस्तों हम ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं को बारे में विस्तार से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहले चलिए जानते हैं कि ठोस अवस्था क्या है, किसे कहेंगे ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार निश्चित हो उसे हम ठोस कहेंगे। यानी कि ठोस की परिभाषा क्या हो जाएगी, पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस कहेंगे। तो जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा उसे हम ठोस कहेंगे। और द्रव किसे कहेंगे, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो उसे हम द्रव अवस्था कहेंगे। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो उसे हम कहेंगे द्रव। अब गैस अवस्था क्या किसे कहेंगे या गैस किसे कहेंगे, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका न तो आयतन निश्चित हो और न ही आकार, यानी जिसका आकार आयतन दोनों में से कोई भी निश्चित न हो उसे हम कहेंगे गैस। तो यहाँ पे आप ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा जान गए हैं। अब चलिए इन सभी के बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले हम देखते हैं ठोस अवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो ठोस अवस्था का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, क्योंकि ठोस अवस्था के जो कण होते हैं एक दूसरे को बहुत जोर से खींचे रहते हैं। इनमें जो आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक बल होता है, बहुत अधिक होता है और इनके कणों के बीच जो खाली स्थान होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण इनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। उसका घनत्व क्या होता है, घनत्व बहुत अधिक होता है। अब घनत्व क्यों अधिक होता है, क्योंकि जो ठोस अवस्था होता है इसमें जो कण होते हैं वे बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और बहुत पास पास होने के कारण इसका घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है। अब आती है ठोस अवस्था में संपीड्यता। तो ठोस अवस्था में जो संपीड्यता क्या होती है, संपीड्यता मतलब किसी भी वस्तु को कंप्रेस करके यानी कि दबा करके उसके आयतन में कमी करना, तो उसे हम कहते हैं संपीड्यता। तो ठोस जो होता है उसकी संपीड्यता बहुत कम होती है। संपीड्यता क्यों कम होती है, क्योंकि इसके कणों के बीच जो खाली स्थान होता है बहुत कम होता है, इसीलिए जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने पर क्या होता है, ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता है, यानी ज़्यादा नहीं दबता है, तो इसके आयतन में ज़्यादा कमी नहीं होती है, यानी न के बराबर। जैसे कि यदि आप लोहे को दबा करके चेक कर सकते हैं कि आप उसके आयतन में कमी कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए क्या होता है, संपीड्यता जो होती है ठोस में नगण्य होती है, यानी कि न के बराबर होती है। और तरलता, दोस्तों तरलता कहते हैं बहाव को, यानी कि उसकी जो गति होती है। तो ठोस अवस्था में तरलता यानी कि बहाव जो होती है वह नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत कम स्थान होने के कारण तेजी से गति नहीं कर पाते, और जब तेजी से गति नहीं कर पाते तो इनमें जो होता है तरलता नहीं पाई जाती। और आता है अंतरा आणविक स्थान। अब अंतरा आणविक यानी कि इनके अणुओं का स्थान, इनके जो कण होते हैं इनके बीच का जो खाली स्थान होता है उन्हें उसे कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। तो अंतरा आणविक स्थान जो होता है बहुत कम होता है। तो इतनी ही विशेषताएं हमको द्रव और गैस में भी देखना है, यानी कि आकार कैसा है, आयतन कैसा है, घनत्व कैसा है, संपीड्यता कैसी है, तरलता कैसी है और अंतरा आणविक स्थान कितना है। तो इन्हीं सब विशेषताओं को हमको ठोस, द्रव और गैस में देखना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ से ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुणों का कंपैरिजन कर सकते हैं और तीनों को एक साथ इस चार्ट के माध्यम से याद कर सकते हैं। और यदि आपसे तीनों में अंतर पूछे, ठोस, द्रव और गैस, तो यहाँ से आप तीनों में अंतर भी लिख सकते हैं, या अलग अलग कहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए तीनों को एक साथ करके देख लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि ठोस का जो आकार होता है वह निश्चित होता है और द्रव का जो आकार होता है वह पात्र जैसा, यानी कि पात्र जैसा मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। और गैस भी
उसी स्थिति में आता है, यानी कि इसका भी आकार पात्र जैसा होता है। जिस बर्तन में रखेंगे या जिस पात्र में रखेंगे उसी के आकार जैसा इसका भी आकार हो जाता है। आयतन की बात करें तो ठोस का जो आयतित होता है और द्रव का भी जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, और लेकिन गैस का जो आयतन होता है यह अनिश्चित होता है। इसका आयतन जो होता है पात्र के आयतन के बराबर हो जाता है, यानी कि गैस को जिस भी पात्र में रखेंगे उसी के आयतन के बराबर इसका आयतन हो जाएगा। अब घनत्व की बात करें तो ठोस का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है, और द्रव का जो घनत्व होता है वह ठोस से कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है। और जो दोस्तों गैस का जो आयतन है, यानी जो गैस का जो घनत्व है वह जो है बहुत कम होता है। अब संपीड्यता की बात करें, संपीड्यता यानी कि उसको दाब लगा करके उसके आयतन में कमी करना, तो ठोस को हम न के बराबर कम कर पाते हैं, यानी कि ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, और द्रव की जो संपीड्यता होती है वह ठोस से अधिक होती है और गैस से कम होती है। और उसके बाद गैस की जो संपीड्यता होती है यह बहुत अधिक होती है, यानी कि इसको बहुत अधिक कंप्रेस किया जा सकता है। उसी तरलता यानी कि बहाव जो है ठोस में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जो द्रव है, द्रव में बहाव जो है पाया जाता है, लेकिन क्या होता है ठोस से अधिक होता है और गैस से कम होता है। और जो गैस में होता है, इसमें गैस में जो बहाव होता है, जो तरलता होती है बहुत अधिक होती है, जिसके कारण गैस जो है चारों दिशाओं में फैलता रहता है, यानी चारों दिशाओं में घूमता है। उसके बाद आता है अंतरा आणविक स्थान। तो अंतरा आणविक स्थान जो है ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में मध्यम होता है, और जो गैस है इसमें बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ठोस में जो होता है, जो भी चीज़ है इसका आकार आयतन निश्चित है, घनत्व जो है अधिक है, और उसके बाद संपीड्यता और तरलता नगण्य है, यानी यहाँ पे जो द्रव है यह मीडियम साइज का है। इसी से आप कंपैरिजन करके तीनों को आराम से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ठोस, द्रव और गैस तीनों में अंतर समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जा रही है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, वहाँ पर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।